50 बरस पहले जो आइन बना था उसने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में एक मुतफ़िका राय कायम की थी। मुस्तकबिल बड़ा नजर नहीं आ रहा क्या होने वाला है, अनसर्टिनिटी है, धुंधलाया हुआ है। पाकिस्तान टीम जो है 2 दिन का दूल्हा, मैं इसको कह रहा हूँ। इंडिया जो है इस वक्त पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एशिया कप को मैनेज कर रही है, नॉट द क्रिकेट बोर्ड। इसके हीरो जो हैं वो हमारे फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने अभिनंदन को गिराया था। तलहा भाई मसला नहीं है, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश और मेरे साथ तलहा मौजूद हैं और काफ़ी ये स्माइल कर रहे हैं आज सुबह सुबह, और मुझे ये बोल रहे हैं कि आप काफ़ी चार्ज लग रही हैं। मैं रात को 3 बजे सोया हूं और ये 11 बजे सो के सुबह 6 बजे फ्रेश उठ गई हैं, तो यकीनन मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो इन्होंने मुझे बोला कि बस आपको क्यों देने की ज़रूरत होती है और आप शुरू हो जाती हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि पूरा मौका इनको दिया जाए। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है, सबसे पहले हम कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं। तो हदीस मुबारका आज की बड़ी खूबसूरत है, लोगों पर दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल मुबारक है। बिल्कुल जनाब, लोगों पर मेहरबानी करना सदका है। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, तो उनसे ज़ाहिर शहती करते हुए हमें प्रोग्राम का आगाज़ करना है। तलहा ने बड़ी रिसर्च की है थैलेसीमिया पर, तो मैं चाहूँगी थोड़ा एलेबोरेट करें इस बीमारी के हवाले से, और जो हदीस मुबारका है उस पर भी आप क्या सोचते हैं? मैं ये कहूँगा, देखिए थैलेसीमिया हम जानते हैं कि जेनेटिक बीमारी है, मौरूसी बीमारी है, ब्लड लाइन में ट्रैवल करती है। पाकिस्तान में रिसर्च के मुताबिक इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद इसके कैरियर्स हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि उनके ब्लड में थैलेसीमिया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले अगर आपकी फैमिली में कोई दूर दूर तक कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है तो अपने आप ब्लड को ज़रूर चेक करवाएं, शादी से पहले चेक करवाएं, वाइफ का भी चेक करवाएं, और लेट से कि आपने चेक नहीं करवाया तो अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो खातून को अपने पेट में बच्चे जो होता है उसका भी टेस्ट करवाना जरूरी होता है। और ऐसे भी फतवे आए हुए हैं कि सर्टेन टाइम तक आप उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो अगर उसको थैलेसीमिया निकले। तो थैलेसीमिया का इलाज बड़ा मुश्किल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, महंगी दवाइयाँ, के गरीब आदमी को अगर बीमारी हो जाए तो वो रोड पे आ जाता है। मुझे ये लगता है कि तला लाजमी नहीं कि अगर आपकी फैमिली में दूर दूर तक किसी को थैलेसीमिया था तो आपका टेस्ट करवाना लाजमी, उनके ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने रिपोर्ट बनाई है, नहीं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। अगर नहीं भी है ना तो भी टेस्ट मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिला, थैलेसीमिया के एक्सपर्ट से मिला, और उन्होंने ये कहा कि जो एटलीस्ट इनको मालूम है कि अगर उनकी फैमिली में जेनेटिकली थैलेसीमिया मौजूद है तो उनको टेस्ट कराना कंपल्सरी होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इग्नोरेंट हैं, जिन्होंने नहीं कराया, जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी फैमिली में दूर दूर तक किसी को है या नहीं है। टैबूज इतने हैं कि एक बच्चा थैलेसीमिया का पैदा हो जाए तो फिर वो दूसरे की ट्राई कर रहे होते हैं, फिर तीसरे की ट्राई, फिर चौथे की ट्राई, ये बड़ा नुकसानदेह होता है। और क्योंकि आज थैलेसीमिया डे है और जो बात कोट ऑफ द डे हदीस मुबारका में सहरिश ने सुनाई वो सदके के हवाले से थी, तो यकीनन खून का अतिया बहुत बड़ा सदका है। और अगर हमने इन थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेट नहीं किया तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे ये पेशेंट, और ब्लड डोनेट करना इज वेरी वेरी हेल्दी। आगे चल के प्रोग्राम में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, उसमें मजीद बताएंगे। बिल्कुल, और अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, अमल के सिवा कोई चारा नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह कर दिया। PTI का भी इलेक्शंस के लिए सड़कों पर आने का ऐलान, आइंदा हफ्तों से जलसों का सिलसिला शुरू होगा। शाहीन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत गए लेकिन नंबर 1 पोजीशन हार गए। 5वें वनडे में हारने से सबका रिकॉर्ड खराब हो गया। चंद घंटों के लिए ही सही, बाबर 11 का नंबर 1 पर आना काबिल तारीफ जरूर है। PDM ने महंगाई से बेहाल अवाम को निचोड़ लिया। 9 माह के दौरान बिजली के बिलों में सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 25,782 करोड़ की वसूलियों का इंकिशाफ हो गया। हुकूमत अवाम पर आखिर और कितना बोझ डालेगी? और दुनिया भर में आज थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है। मोहलिक मर्ज में मुब्तला बच्चे खून की अतियात के मुंतजर, आपकी अतियात इन बच्चों के लिए जिंदगी है। ये तो हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले ट्विटर पर लोगों ने क्या डिस्कस किया वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो पहला ट्रेंड है जनाब, आई स्टैंड विद सुप्रीम कोर्ट, ये टॉप ट्रेंड कर रहा है, जिसमें सारिफीन ने तकरीबन 1,10,000 के करीब ट्वीट्स किए हैं और इजहार ख्याल किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो उनके साथ इजहार यकजहती किया है, उनके साथ खड़े हैं, फैसला जो है उसका एहतराम करेंगे जो भी आएगा। और आइन के मुताबिक
अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है और यही कहना है चीफ जस्टिस साहब का। उन्होंने कल लाहौर में एक तकरीब से बड़ा अहम खिताब भी किया है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि अमल दरामद तो करना पड़ेगा आइन के मुताबिक। तो इस पर काफ़ी डिस्कशन किया गया। तला यकीनन शायद यही वजह है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे जल्द अज जल्द अमल कराना चाहती है। यकीनन आज उसका इंपॉर्टेंट केस भी है, प्रोग्राम में आगे चल के उसको तफसीलन डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक बात जो इमेज जो जा रहा है, जो ऑप्टिक्स बता रहे हैं, वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि उन अदालत के पर काटने की कोशिश की जा रही है इस बिल के जरिए, सुओ मोटो की पावर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा आने वाले वक्त। बड़ा मज़े का कल इस तकरीब में मैंने सुना ख्वाजा साद रफ़ीक ने बोला जस्टिस साहब को कि भाई आपने क्यों नहीं, जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं तब नोटिस लिया, तब आपको लेना चाहिए था कि ये पता चलता कि बाहर किसी के कहने पर तो नहीं ये सब कुछ किया जा रहा बाहर से। तो जस्टिस साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सो मोटो लेने का कह रहे हैं, यानी वही इख्तियार जिस पे आप लोग ये सारा बिल लेके आए और उस पर तनकीद कर रहे हैं। और सवाल भी यही करते हैं कि आपने सुओ मोटो क्यों नहीं लिया उस मसले के ऊपर। अनबिलीवेबल। जी जनाब। और अब अगले ट्रेंड की हम बात करते हैं जो कि है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और इस पर 14,000 सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। 4-1 से पाकिस्तान ये सीरीज जीत चुका है। आखिरी मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया, आई थिंक 43 रन से शायद इन्होंने अपने नाम किया है, और क्लीन स्वीप पाकिस्तान नहीं कर सका, और ये 4-1 से ये सीरीज जो है वो पाकिस्तान के नाम रही। यानी आप अब नंबर 1 नहीं रहे सर? नहीं, नंबर 1 नहीं रहे। अगर हम क्लीन स्वीप करते तो हम बिल्कुल करीब थे, नहीं हम लोग बन पाए। लेकिन कौन से नंबर पे आ गए हम? तीसरे, चौथे, पांचवे? ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे मैं उनसे लाजमी पूछूंगी। मुझे इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों, आपको क्रिकेट से प्यार नहीं रहा मेरी तरह? मैं देख नहीं सकी कल, अदरवाइज मैं ज़रूर देखती। क्रिकेट से प्यार तो है क्योंकि हमारे घर में सभी बड़े शौक से क्रिकेट देखते भी हैं और खेलते भी हैं। पर आप घूम फिर ज्यादा रही हैं, मैंने देखा था विंटरलैंड गई हुई थी। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ ही थे। वो अलग बात है कि आपने उस एंजॉयमेंट में वो खास हिस्सा नहीं लिया। मैं वो आपके बच्चों का ख्याल रख रहा था इसलिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तला मेरे साथ थे, मैंने बोली थी जरा देखना अगर तुम काम नहीं कर रहे। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। बड़ा अहम केस जिसकी आज दोपहर में समाअत होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल, जिससे मुतालिक केस की समाअत आज दोपहर को 12:30 बजे होगी। 8 रुकनी लार्जर बेंच में समाअत करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी की है सारे मामले पर, और इख्तियारात को रेगुलेट करने पर पार्लियामेंट की जानिब से पास करदा ये कानून, जिस पर हुक्म इम्तना बरकरार रखते हुए अटर्नी जनरल से पार्लियामान और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड तलब किया है, हुकूमत ने नहीं दिया। राइट और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड व्हाट्स गोना हैपन। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तकरीब की सरिश जिक्र कर रही थी अब से कुछ लम्हात पहले, वहाँ पे जो गुफ्तगू की थी वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं ताकि रिकैप हो जाए कि उन्होंने क्या कहा था और आज क्या हो सकता है। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last through the test of time and shall be implemented. जी आपने ये गुफ्तगू सुनी चीफ जस्टिस साहब की, और तला आपने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और इत्मीनान देखा। आई डोंट थिंक सो कि वो किसी भी किस्म का कोई प्रेशर बेयर कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल उनके बॉडी लैंग्वेज जेस्चर से यही लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप जानती हैं कि काफ़ी वक्त से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, उनको तो निशाना बनाया जा रहा है, कहीं तनकीद की जा रही है, कहीं तारीफ़ की जा रही है, लेकिन इनको बहुत कम मौका मिलता है कि पब्लिक के सामने आके अपने जज्बात का इजहार कर सकें, जो इन्होंने किया, जो कि बहुत ज़रूरी था चीफ जस्टिस साहब के इमेज के लिए। तो ये बलोच इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे कि कब समाअत शुरू होनी है।
का क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तैयब मुझे बताइएगा। ऑफ कोर्स जो बात चीफ जस्टिस की हमने अपने व्यूअर्स को भी सुनाई और उन्होंने जो सियासतदानों के लिए कहा कि दे हैव अ ड्यूटी टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कराने होंगे 90 रोज़ में, उनके खिताब से वाजे हो गया है। लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की भी समाअत है आज। तैयब क्या होने वाला है अदालत में, कुछ मालूम है आपको? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में 12:30 बजे जो है वो केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक मामले पर समाअत करेगा। और इस तरह से वफाकी हुकूमत ने जो है वो अपना जवाब जमा कराया था और जवाब के अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से ये मौके इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक जितनी भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई हैं अदालत उन्हें मुस्तरद करे, क्योंकि कानून साजी के इख्तियार जो है वो पार्लिमान को है। और ये तस्वर भी दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत ने या पार्लिमान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कटघरा लगाई है, जबकि हकीकत ये है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महज रेगुलेट किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो एक मुतफरिक दरखास्त भी हुकूमत की जानिब से जमा कराई गई और उसमें वाज़ेह मौके इख्तियार किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत करना ही चाहती है तो फिर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। ताहम हुकूमत की जानिब से एक बात सामने आई, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, ठीक है, 12:30 बजे सवाम केस की समाअत होगी। देखते हैं आज क्या होता है अदालत में। बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच, हम आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। खैर, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त नून लीग के रहनुमा, इस वक्त हमें पीटीआई के आई थिंक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हसन खावर साहब। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन साहब कहिएगा, मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस रिमार्क्स देते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, हमारे पास इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया जाएगा तो ये हतमी फैसला हो जाता है, फैसला मॉरल अथॉरिटी बन जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि बात तौहीन अदालत से आगे जा चुकी है। इस वक्त जो है ये तो आर्टिकल 6 की मेरे ख्याल में प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है अगर आप ये देखें तो 50 बरस पहले जो आइन बना था उसने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में एक कंसेंसस जो है, एक मुतफ़िक़ा राय कायम की थी। और आज तक इस मुल्क में जब भी कभी मार्शल लॉ नहीं रहा, अगर आप वो दौर निकाल दें, तो कभी ये नहीं हुआ कि आइन को कोई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई जमहूरी हुकूमत जो है वो इस तरह से पामाल करे, अदलिया के अहकामात को हवा में उड़ाया जाए। तो मेरे ख्याल में कंटेम्प्ट जो है वो तो बहुत छोटी चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको एक और ये बताऊं कि ये जो पोलिंग के हवाले से आप बात करें 90 दिन के आगे, ये आइन तो अभी पामाल हुआ है और अगर ये आइन के अमेंडमेंट के थ्रू इसको कवर ना दिया गया तो इलेक्शन तो हो जाएंगे आज नहीं तो कल। लेकिन ये जिन लोगों ने ये बीज बोया है, आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हसन साहब ये बताइए, इमरान खान ने कल खिताब में कहा था कि जो अगली बार कॉल दूंगा वो तारीखी होगी, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब बात यह है कि मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान एक तारीखी दोराहे पे खड़ा है। पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है, ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये मेरा आपका नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानियों का फैसला होगा कि इस मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक चलना है या जंगल के कानून पे चलना है। और जो एक सियासी जमात होती है उसके पास दो ही तरीके हैं, वो पहले कानून का सहारा लेता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन जब अदालतों के हुक्म मानने से हुकूमतें और जाबिर जो आपके हुक्मरान हैं वो इनकार कर दें तो दूसरा रास्ता एहतजाज का रहता है, अवामी मुहिम का रहता है। इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं है किसी सियासी जमात के पास। तो खान साहब जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो इस तहरीक की रूह रवा होगी, वो इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन ये तहरीक कौम की है और ये फैसला कौम का है कि अगर उन्होंने अपने मुस्तकबिल को संवारना है तो वो निकलेंगे और इंशाल्लाह इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। तो उस हिसाब से अच्छा, हसन साहब कहिएगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान मुसलसल नाकामी का शिकार हैं, वो बार बार इल्ज़ाम तो लगाते हैं लेकिन सबूत कोई नहीं होता। क्या रद्द-ए-अमल देंगे आप? शरीफ को तो अब इस मुल्क में कोई सीरियसली नहीं लेता। हमें नहीं पता कि हम इस वक्त क्यों मॉर्निंग शो पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उनको तो उनकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती, वो तो खुद जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो उनको डिसक्वालीफाई करा देंगे और अगर डिसक्वालीफाई करा दें तो उनके हक में बेहतर है, क्योंकि अगली दफ़ा उनकी पार्टी ने ही उनके पीछे खड़े नहीं होना। ना मईशत के ऊपर उनका कोई बात सुनता है। वो इसाक डार साहब ने जो तबाही फेरी है वो अलग है। पार्टी सियासी फैसले जो है वो आसिफ अली जरदारी चला रहे हैं, मुल्क उनके काबू में है नहीं है। तो शहबाज शरीफ को तो पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए
वो उन्होंने एक दफा कहा भी था कि जी अपनी मंजी थले डांग फेरें, उनको अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए, इधर उधर ना देखे। अब उनकी बातें कोई बहुत शुक्रिया आसान खाबर साहब, आप अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे हम देखेंगे। यकीनन अब मुस्तकबिल बड़ा नज़र नहीं आ रहा क्या होने वाला है, अनसर्टिनिटी है, धुंधलाया हुआ है और क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, यानी हम पॉलिटिकली, इकनॉमिकली और सोशली तीनों एस्पेक्ट से हम लोग बड़े इस वक्त मुश्किल मोड़ पे आ गए। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। बिल्कुल जनाब, और इस सारे सिनेरियो में जो एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना ठंडी हवा का झोंका, वो हमें मिलता है अगर हम अपनी पसंद का खेल देखें, क्रिकेट को एंजॉय करें, तो कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, परेशानियां थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ जो कि जारी थी और इस सीरीज़ में 4-1 से पाकिस्तान ने जीती है और इतवार की रात होने वाली सीरीज़ के आखिरी मैच में शिकस्त के बायस वनडे रैंकिंग में सिर्फ 48 घंटे बाद पहले नंबर से पाकिस्तान तीसरी पोजीशन पर पहुंच गया है। तो तला आप पूछ रहे थे ना मुझे अब रैंकिंग में हमारा नंबर कौन सा है, तो तीसरा नंबर है। इस कारनामे का सहरा बाबर आजम के सर सजता है, जिन्होंने ना सिर्फ हाल ही में दुनिया क्रिकेट के बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए अपने करियर के 5000 रन भी मुकम्मल किए हैं और पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। सोहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अलवी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये बताइए कि जो अभी सहरिश ने कहा कि इस कामयाबी का सहरा बाबर आजम के सर जाता है, ये सब थोड़ी एग्जैजरेशन नहीं लग रही आपको? देखिए, उनका हक है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और यही हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। जिसका जो हक है, जो मर्जी है, बोलना चाहिए, उसका ओपिनियन वैल्यू करना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखिए, बाबर डेफिनेटली फ्रॉम द फ्रंट, तो और कप्तान ही को जब डिफीट होती है, जब कोई गलत फैसले होते हैं तो कप्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो व्हाई नॉट कि जब आप 4-1 जीते तो जरा सा सेहरा जो है वो पहनाया जाए। वैसी पाकिस्तान टीम जो है 2 दिन का दूल्हा, मैं इसको कह रहा हूँ कि वो एक दिन नंबर 1 रैंकिंग रहे, 2 दिन बाद नंबर 3 पे आ गए। मुबारकबादें भी मिल गई थी सोहेब साहब जी। नजम सेठी साहब ने मुबारकबाद भी दे दी थी नंबर 1 आने पर। नहीं, देखिए, नंबर 1 टेक्निकली तो हम आ गए थे, तो 2 दिन के विंडो के अंदर सबने जिसने जो मुबारकबाद देनी थी, जो वीडियोस पीसीबी ने बनाने थे, जो शनाइयां बजानी थी, वो बजा दी कि इससे पहले कि सेहरा उतरे और दूल्हा वापस एज एन ऑर्डिनरी बैचलर आ जाए। तो वो यही हुआ है कि हम नंबर 3 पे आ गए। अफसोस जरा से ये होता है, जस्ट बात आगे बढ़ाने के लिए, कि एक टीम जिसमें 8 टॉप प्लेयर्स मिसिंग थे, उससे आप हार के नंबर 1 पोजीशन पे नंबर 3 पे आ गए। लेकिन जैसे इफ यू रिमेम्बर, आपके शो में मैंने सबसे पहले कहा था बिफोर इवन द T20s बिगैन कि देखें, ये टीमें ऐसी होती हैं कि ये अपनी सी टीम भी लेके आती हैं, लेकिन इतने धड़ल्ले से खेलती हैं, इतनी हिम्मत से खेलती हैं और इतने प्लानिंग के साथ और स्ट्रेटजी बना के खेलती हैं कि ये किसी भी टीम के लिए खतरा होता है। नहीं तो सोहेब साहब, हम दूसरे नंबर पर क्यों नहीं आए, तीसरे पर क्यों चले गए? सॉरी, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ हमें रैंकिंग में 3rd नंबर क्यों दिया गया, 2nd क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह ये है कि आपके 112 पॉइंट हो गए। आप जब नंबर 1 पे आए थे तो आप 113 पे थे, इंडिया भी 113 पे था, उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया 113 पे था और डेसिमल पॉइंट्स में आप आगे थे। ठीक है, राउंडिंग में सबको मिल जाता, कोई 113 13 पॉइंट्स 113.2 होम ग्राउंड के ऊपर, तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट भी हुए, तो आप 112 पे आ गए। सही। और अब आई थिंक आप चौथी टीम जो है वो 111 पे है, तो इतना डिफरेंस नहीं है। 111, 112, 113, 113 भी स्टिल इक्वल टू टॉप ऑफ द 4 टीम्स। लेकिन पाकिस्तान को हमें ये मानना पड़ेगा, जो एक एडवांटेज मिली है कि हमने कमजोर टीमों के साथ खेल के ज्यादा पॉइंट्स बनाए। न्यूजीलैंड से हम 2-1 यहाँ सीरीज हार गए थे अपनी, ऑस्ट्रेलिया से हम मर के 2-1 जीते थे जब टॉप 4 बॉलिंग अटैक नहीं आया था। तो हम अपनी गलतियों के ऊपर असल में ज्यादा रोशनी नहीं डालते हैं, हम इसमें खुश हो जाते हैं। हमने इंग्लैंड को हरा दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वो 2 दिन की चांदनी हमारे लिए काफी होती है अलवी साहब, हम वो 2 दिन की चांदनी से खुश हो जाते हैं। सर मुझे याद है मैं T20 वर्ल्ड कप कवर करने गया था, 2012 में T20 वर्ल्ड कप कवर करने गया था श्रीलंका। तो वहां पर मैंने नेट प्रैक्टिस में देखा कि जब पाकिस्तान नेट प्रैक्टिस करता था ना, तो सब टेंशन में होते थे, बिल्कुल सनसनी खामोशी फैली हुई होती थी। और जब इंडिया नेट प्रैक्टिस करता था तो गाने चल रहे होते थे, बूफे की टेबल सजी हुई थी कि जो खाना है खाओ, डांस करना है डांस करो, लेटना है रिलैक्स करो। तो हमने मैंने नोटिस किया था कि हमारे प्लेयर्स काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, कोई ना कोई इंटरनल प्रेशर उनको तंग कर रहा होता है। ये बताइए कि वर्ल्ड कप फिर सर पे खड़ा है, एशिया कप सर पे खड़ा है,
व्हाट डू यू सी? देखिए, आई डोंट सी एशिया कप हैपनिंग इन पाकिस्तान द वे जो कल तक की जो डेवलपमेंट है और जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। इंडिया जो है इस वक्त पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एशिया कप को मैनेज कर रही है, नॉट देयर क्रिकेट बोर्ड। और जब उनका इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा ही बैठा हुआ हो बीसीसीआई में, तो उसको तो शौक है ये सब पंगे लेने का। तो मेरे ख्याल है कि या तो ये बांग्लादेश या श्रीलंका जाएगा एशिया कप, या ये पोस्टपोन हो जाएगा। जो उन्होंने एक निवाला नजम सेठी साहब ने अपने सामने रखा था कि चलो हाइब्रिड मॉडल कर लो, इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले, एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए। वो उन्होंने देखा कि जब ये हाइब्रिड मॉडल हो रहा है तो यहाँ से भी पाकिस्तान को रोका जाए। तो आई डोंट सी द एशिया कप हैपनिंग इन पाकिस्तान। हो जाएगा तो इट विल बी अमेजिंगली डिप्लोमेटिक अचीवमेंट एंड फुल मार्क्स टू पीसीबी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट। अच्छा, इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस पर मैं आपके रिव्यूज़ लाजमी चाहूँगी। ज़रा बताइएगा कैसा देखा आपने उनको? 94 रन्स, 72 बॉल्स, कैसी परफॉर्मेंस है? अमेजिंगली गुड परफॉर्मेंस। और मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि 1 साल पहले तक मैं बार बार कह रहा था कि इफ्तिखार की जगह नहीं बनती उससे बेहतर बल्लेबाज में। तो आई लाइक टू बी ऑन रिकॉर्ड एंड आई लाइक टू से कि इफ्तिखार इज प्रूव्ड ऑल ऑफ पीपल लाइक मी रॉन्ग। जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की है, जिस तरीके से उसने कॉन्फिडेंस से खेला है, मेंटल स्ट्रेंथ से खेला है, जो उसने टैक्टिकल प्लॉयज यूज किए हैं सिंगल्स डबल्स के या 4-6 कब मारना है कब नहीं मारना है, तो ही हैज बीन अ रेवोल्यूशन दिस सीजन। पहले T20 में आके जो उसने वो इनिंग्स खेली थी और उसके बाद अब ये ODI में आके जो खेली है, तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार हैज सील्ड हिज पोजीशन एज नंबर 6 इन पाकिस्तान ODI टीम। पाकिस्तान की ODI में टीम में बहुत बड़ा मिडिल ऑर्डर का एक फुकदान था, समझ में नहीं आ रहा था किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। मेरे ख्याल में सलमान आगा ने आके नंबर 5 सील कर दी है, इफ्तिखार ने नंबर 6 सील कर दी है। सही, थैंक यू सो मच सुहेब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और वाकई इफ्तिखार जो हैं वो चाचा वैसे तो नहीं कहा जाता है। आप तो चाचा ना बोले, उनको बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। थैंक यू अलवी साहब। लेकिन वही है ना कि सहरिश किसी को भी अंकल चाचा बोल देती है और फिर रियलाइज करता है वो बंदा कि क्या कर रही हो भाई, रिलैक्स। नहीं मतलब वो फेमस है भाई चाचा के नाम से, उनको बुरा नहीं लगता? नहीं, अगर खूबसूरत कोई लड़की बोले तो बुरा लगता है। अच्छा, अब आपसे उन्होंने शेयर की अपनी फीलिंग्स। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, आपने थैंक यू मर्दों की सोच से आप वाकिफ है, इसका मतलब है। अगली खबर की जाने पड़े। पीडीएम सरकार की जनाब वारदात है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अवाम की जेबों पर खरबों का डाका, यानी कि अरबों का भी नहीं खरबों का डाका डाला गया है। अवाम दुश्मन हुकूमत ने 9 माह के दौरान कराची समेत मुल्क भर में अवाम से सिर्फ बिजली के बिलों पर यह डाका डाला है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हेड ऑफ कंटेंट बोल न्यूज़ इस्लामाबाद MP सोमरो साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। सोमरो साहब, मुझे बताइएगा ये जो अवाम पर जुल्म किया गया है इस महंगाई के दौर में, ये इन लोगों ने किस तरह से कर दिया और क्या ये वापस मिलेगा अवाम को पैसा? तो अवाम को वापस नहीं मिलेगा। आप इसमें अंदाजा करें कि हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइसेस में 30 रुपए पर लीटर का भी इजाफा होता रहा है, मगर ये जो फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर बिजली के बिलों पर उसकी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज की मद में भी इजाफा किया जाता है। और बिजली के बिलों पर हार्डली कभी 1 रुपया होता है या 80 पैसे 90 पैसे या 2 रुपये, इतना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज की मद में इजाफा होता रहा है। तो आप ये अंदाजा करें कि उसका इम्पैक्ट लोगों पर कितना हो रहा है। सिर्फ ये 9 माह का हमने हिसाब पब्लिक के सामने रखा है, जिसके 25,782 करोड़ ये बनते हैं, 2 खरब और समथिंग। तो मतलब इतने पैसे सिर्फ इतना इजाफा होने से सिर्फ बिजली के बिलों पे होता है। तो पेट्रोल प्राइसेस में तो कितना आदमी को भरना पड़ता है, ये उसका अंदाजा ही नहीं है। तो ये पैसे आवाम को नहीं मिलने। एक मैं आपको और बताऊं तो हमारे पास 1 माह में 2 मरतबा पेट्रोल प्राइसेस की कीमतों में इजाफा होता है। एक मरतबा हुकूमत ने 27 तारीख को कीमतें बढ़ा दी। बिल्कुल, और जो पैसा इनकी जेबों में चला जाए वो तो वापस नहीं आ सकता। सोमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ये कहते हैं सहरिश के या पाकिस्तान में पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान चलेगा। 4000 अरब से तजावुज कर चुका है हमारा सर्कुलर डेट पावर सेक्टर का, जो कि बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाजरीन। और बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा आप एक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन है और इस दिन के हवाले से ही हमने अपने मेहमानों को दावत दी है कि इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए पाक फ़ज़ाइया भी मैदान में आ गया है। यकीनन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब को हम वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। थैंक यू सो वेरी मच बेग साहब, आप सुबह सवेरे हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर शो। और मेरे ख्याल से सबसे दुनिया के छोटे पायलट भी आपके साथ बैठे हुए हैं, इनको भी हम वेलकम करेंगे। पायलट अब्दुल्ला नबी साहब, सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट्स अ ऑनर टू हैव यू। यकीनन इतनी छोटी साइज में इतना खूबसूरत यूनिफॉर्म, मैं भी जेलस हो रहा हूं। पायलट नहीं सिर्फ फाइटर पायलट एयरफोर्स का मजाक ना समझिएगा, माशाल्लाह से। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। अब्दुल्ला, यस, आप थैलेसीमिया पेशेंट हो एंड आपको माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने इतने बड़े एजाज से नवाजा है। मेक अ विश फाउंडेशन ने आपको सपोर्ट किया है। अपने सफ़र के बारे में मुझे बताइए, अपनी बीमारी के बारे में मुझे बताइए, कैसे मुकाबला कर रहे हो? दरअसल मैं जब बहुत छोटा था, 6 मंथ का था, अब से मुझे थैलेसीमिया मेजर है। ठीक। और अब तक मुझे ब्लड लगते हुए आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हमें मुश्किलात हुई है। कहाँ से ब्लड लगवाते हैं आप? यहाँ काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर से। माशाल्लाह, वहाँ सही सर्विस दी जाती है क्योंकि बहुत महंगा इलाज भी है। जी। अच्छा, मुझे ये बताओगा स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th क्लास में। अच्छा, तो आपको शौक कब से था कि मैंने पायलट बनना है? मुझे बचपन से बहुत शौक था। जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था फाइटर जहाज, फाइटर पायलट्स को देखता था बहुत। वो जब डिफेंस डे पे वो शू करके गुजरते हैं और स्क्रीन पे जब हम वो देखते हैं ना मनाजिर, तो मुझे भी काफी। तो वो एक दिन की जब पायलट बनाया आपने, क्या किया? कोई जहाज उड़ाया कि बस? मैंने बहुत ज्यादा कॉकपिट में बैठा था, मुझे उन्होंने बिठाया था और बहुत मजा आया था उधर। फाइटर प्लेन के कॉकपिट में ऑफ कोर्स उसका तो उसका कॉकपिट होता ही अलग है, छोटा सा कमरा होता है। फर्स्ट आप तो बड़ा आराम से बैठ गए होंगे। जी, मैं बैठ। क्या प्लान है, कब तक पायलट बनने का टाइम है आपके पास? इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा इसकी। कोशिश यानी अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह, बस अगले 5-6 सालों में पायलट बनना है आपने। मिर्ज़ा साहब, मेक अ विश फाउंडेशन माशाल्लाह से ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर रही है। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, आपकी तंजीम को, और यकीनन बहुत अच्छा काम है। क्या सोच होती है आपकी जब आप ऐसे पेशेंट्स की मदद करते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं बीच में? व्हाट इज़ द फीलिंग? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और हमारे यहाँ जी मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, मगर आगाही ताकि हो तो बोल को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज उन्होंने इस पर प्रोग्राम किया है। अब्दुल्ला भी थैलेसीमिया मेजर का है और अब एवरी 10 और 15 डेज़ इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। और पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है क्योंकि आगाही नहीं है लोगों को कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर हों, माँ और बाप, तो बच्चे जो हैं वो मेजर होते हैं और ज़िंदगी भर उनका ये होता है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव इलाज है। अच्छा, मेक अ विश एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 कंट्रीज़ में है और वो बच्चे जो टर्मिनल इल होते हैं या क्रिटिकली इल होते हैं या किसी जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश है, इनर मोस्ट विश है, लास्ट विश है, उसको पूरा करता है। और अपने क़याम से लेके 15 ईयर्स में अब तक हम तकरीबन कोई 20,000 बच्चों की विशेस पूरी कर चुके हैं। इनमें एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी यह है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से नहीं गए और उनकी जो चेरिश विश थी वो पूरी हुई। ये विश बड़ी 95% हमारी जो विशेस होती हैं वो टू हैव समथिंग मटेरियल विशेस जिसको हम कहते हैं। जी मुझे लैपटॉप चाहिए, सेल टेलीफोन। सबसे अजीब विश आपको क्या मिली सर? सर ये जो विश थी ना, इट वाज डिफ़िकल्ट टू अचीव इस विश को। इन्होंने तो जनाब कर दी, वो अभिनंदन को इन्होंने कहीं देखा, वो अभिनंदन हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। चाय भी पी के चला गया जी पाकिस्तान से और उसको अवार्ड भी उन्होंने दे दिया। अभिनंदन को गिराना चाहता है। हाँ, तो अब वो ये हुआ कि जब इनसे हमने डिग आउट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। अगर आप दोनों से मैं अभी पूछूं कि जी सबसे चेरिश विश किया, तो थोड़ी देर के लिए आप भी परेशान हो जाएंगे। तो इन्होंने फिर वो अभिनंदन का जिक्र किया है, नहीं सेट किया है विश टू, फिर वो राइट लेटर लिखा। तो सर कैसे चूज करते हैं विश कि यार इसको हम एंटरटेन करेंगे? सर जो पहले तो उन बच्चों को हमने अप्रोच करना है, तो हम सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स को जाते हैं, जैसे कोई कैंसर का हॉस्पिटल है, थैलेसीमिया पे जहाँ पे बच्चों का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, SIUT है, यानी कि जहाँ पे वो बच्चे हैं वो जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला हैं जी।
और उसके बाद फिर हम उनसे जी आइस ब्रेक करते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर विश को डिग आउट करते हैं, वालदैन को हटा देते हैं क्योंकि आमतौर पे वालदा क्या कर रही होती हैं कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही होती हैं। अभी हम आपसे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मेरे ज़हन में जो बात इसके बारे में मैं सोच रही हूँ, अमूमन ऐसा होता है कि जब जैसे आप तो माशाल्लाह फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं इस इदारे के, आमतौर पर जब कोई इस तरह का इदारा बनता है या फिर कोई बनाना, तो वो खुद किसी न किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरा होता है कि उसको ख्याल आता है कि नहीं मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूं, तो वो सोचता है कि मैंने ऐसा कुछ करना है। आई डोंट थिंक सो आपके साथ कुछ ऐसा है। आपने कैसे सोचा कि मुझे ये काम करना है? हाँ जी, देखिए, एक तो माय वाइफ पास्ड अवे विद कैंसर, तो जब उनका इलाज हो रहा था तो वहाँ पे मेक ए विश के, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स अगो, तो मेक ए विश के बच्चे आया करते थे अक्सर। अच्छा। और फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो दे सेड कि देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड जो लास्ट विशेस को पूरा करती है, एंड देन वी डिसाइडेड, बट शी पास्ड अवे, एंड दिस इज़ हाउ मेक ए विश स्टार्टेड इन पाकिस्तान। तो बड़ा यूनिक काम कर रही है क्योंकि एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत यूनिक वर्क है कि कोई, देखिए, जो बच्चे हेल्दी होते हैं उनके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अगर कोई विश है उनको तो वो कर लेंगे अपनी बड़े हो के कैरियर के अंदर, बट वो बच्चे जो लिमिटेड टाइम के साथ होते हैं उनके लिए जी विश को पूरा करना, आई थिंक। मैंने आपके इस ब्रोशर में कुछ पिक्चर्स देखी हैं जॉन से ना, आई थिंक सो इसमें है, तो क्या मुश्किल नहीं होता मतलब हॉलीवुड के स्टार्स या फिर इस तरह के स्टार्स के साथ कांटेक्ट करना और उनको राजी करना कि इस तरह एक बच्चा मतलब कॉपरेट करते हैं? इश्तियाक बेग के लिए हॉलीवुड मुश्किल नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा पूछे तो नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, माशाल्लाह से वो एक बहुत बड़े ऐसी बात हो जो आप ना जानते हो और वो शेयर करें। हॉलीवुड उनकी पहुंच से बिल्कुल दूर नहीं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि आज अगर अब्दुल्ला मुझसे ये विश करता है कि अमेरिका के सदर से मिलना है, तो ये पॉसिबल 1 महीने में हो जाता है, बट इसके हीरो जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं हैं बल्कि हमारे फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने अभिनंदन को गिराया था। कई इंटरनेशनल विशेस की हैं, जॉन सेना जो है उससे मिली हैं, और सलमान खान से हमारे कुछ बच्चे मिले। अच्छा। एक सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि ये बड़े स्टार जो हैं इनको जब हम अप्रोच करते हैं और लिखते हैं तो आप यकीन करें कि दे सेड कि हमसे मत पूछें कि हमारे पास टाइम कब है, लेट अस नो व्हेन यू कैन ब्रिंग दिस किड्स। सलमान खान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, 3 days वी वर इन हिज गेस्ट डे, और उसने आते वक्त बोला इश्तियाक साहब दुआ करें कि हम 2 मुल्कों के दोस्ती अगर होती है तो आपको बच्चे लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उनसे मिलने आया करूँगा। एंड ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। क्योंकि वो दिन दूर नहीं है सर, आप जब सलमान खान से सैरिश को मिलवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ज़रूर। सैरिश की भी ये बचपन से ख्वाहिश है। दुबई जनाब एक ऐसा मुल्क है जिसे सयाहत का मरकज़ कहें तो गलत नहीं होगा, जबकि दुबई ख्वाबों की सरजमीन भी है। इसीलिए बहुत सारे पाकिस्तानी दुबई जाना चाहते हैं और वहाँ जा भी रहे हैं। वीकेंड पे जाते हैं, फटाफट होके आ जाते हैं। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से लाखों अफराद जो कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए क़याम करते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स भी करते हैं, कारोबार में मसरूफ़ है, लेकिन एक पाकिस्तानी ऐसा भी है जिसने दुनिया भर के लिए मिसाल कायम कर दी। हम बात कर रहे हैं मुअज़्ज़म कुरैशी की, जो 8 साल पहले दुबई गए थे और सिर्फ 500 दिरहम की नौकरी करते थे, लेकिन आज मुअज़्ज़म कुरैशी वो शख्सियत है जिन्होंने अब दुबई के लिए पाकिस्तान और भारत की मशहूर सेलिब्रिटीज़ को गोल्डन वीज़ा फराहम करने में मदद दी है जनाब। और क्या चाहिए, देखो पाकिस्तानी गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं। OMG। जी जनाब, और ये जो मुअज़्ज़म है जिसको गोल्डन वीज़ा इन्होंने दिलवाया, उनके साथ सेल्फी भी बनवाई है, आप पिक्चर्स देख सकते हैं। तो मुअज़्ज़म इस वक्त हमारे साथ है। मुअज़्ज़म, यकीनी तौर पर ये क्राइटेरिया तलहा जानना चाहते हैं, कैसे आप दिलवा रहे हैं गोल्डन वीज़ा? सैरिश बेताब है हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच बोल का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे हौसला इज़्ज़त बख्शी और बुलाया। हेलो, कितने पैसे लगेंगे सर? वीज़ा कितना मुश्किल है, कुछ तो बताइए। जी तलहा भाई, मसला नहीं है, जब हम हैं तो फिर क्या गम है, आप आए, हम आपको लेके दे देंगे। आपको मालूम नहीं हमारी टीम में कितना गम है, बम की तरह फटेगा आपके सर पे, रेडी हो जाइए। अच्छा मुझे बताइएगा, कैसे सेलिब्रिटीज आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं, फिर क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या चाहिए होता है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सभी चाहते हैं कि उन्हें गोल्डन वीज़ा मिल जाए, दुबई का स्पेशली। क्राइटेरिया ये एक्चुअली कुछ ईयर पहले दुबई यूएई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि जैसे कुछ बिजनेसमैन हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उन्हें जाना होता है सीरीज़ के लिए, वर्ल्ड कप्स के लिए, सबको विज़िट भी लेना पड़ता है कि इन लोगों के पास 2 साल का कामा होता है। तो यूएई गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि यार क्यों ना इनको 10 साल की ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि जो प्रिविलेज लोग हैं या सेलिब्रिटी जो डिज़र्व करते हैं, ताकि उनके आने जाने के लिए आसानी हो जाए।
और बेसिकली जो वैसे 2 ईयर का जो वीज़ा होता है उसमें ये होता है आपको हर 6 महीने बाद एंट्री करनी पड़ती है, दुबई लाजमी जाना पड़ता है, इफ़ यू नॉट गो आपको कैंसिल होता है, बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे हट के ऐसा किया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो इसमें क्राइटेरिया उन्होंने ये रखा कि सेलिब्रिटीज़ इस बेस की होनी चाहिए, लाइक Tier 1, Tier 2, Tier 3, लाइक डिफरेंट आप कह सकते हैं काइंड ऑफ। उन्होंने कुछ रखी अपॉर्चुनिटी, जैसे PhD होल्डर डॉक्टर्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर जैसे आप कह सकते हैं बाबर आजम हो गए, शादाब हो गए, ये क्राइटेरिया Tier 1 में आते हैं। पैसे कितने लगते हैं? पैसे कितने लगते हैं या फ्री में मिल जाता है? नहीं, उनको सिर्फ जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, जैसे हम वहाँ पर अकामा की सिर्फ फ़ीस पे करनी होती है, डेट्स इट। मतलब उसके अलावा कोई कंपनी फ़ीस या वगैरह ऐसी कोई, मेरी तो खैर नहीं फ़ीस, और कंपनीज़ की भी वहाँ कोई फ़ीस नहीं है। वो तो मेरी तो चलो हेल्प उनकी चल रही है कि चलो उनका एक अपॉर्चुनिटी है, एक आपका चलो लिंक है, वास्ता है, तो चलो मिलता कैसे है वीज़ा? लोगों को मिल जाए, अच्छा है। मतलब बस आपको फ़ीस पे करनी होती है, अपना सेलिब्रिटी स्टेटस दिखाना होता है क्या, और क्या चाहिए? नहीं, ये नहीं दिखाना होता। इसका ये होता है एक उनकी प्रोफाइल, विकीपीडिया का एक प्रोफाइल, एक PDF प्रोफाइल रेडी होती है। जैसे कोई एक्टर है, उसकी एक्टर प्रोफाइल रेडी होती है कि ड्रामाज में क्या काम किया है, फिल्म में क्या, प्रोड्यूसर की। बस तला आ रहे हैं आपके पास, दोनों आ रहे हैं। थैंक यू मौज़म फॉर गिविंग अस योर टाइम। वैसे हमारे इश्तियाक बेग साहब भी मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं कि वैसे मोरक्को भी जाना है, तो बताइए। काउंसिल जनरल आप बड़े वो ऑनरी काउंसिल जनरल हैं और माशाल्लाह से मोरक्को पर। थैंक यू सो वेरी मच बेग साहब, हमारे शो पे आए। अब्दुल्ला नबी पायलट साहब, आपका भी सलूट मार के शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब करे और असली पायलट बनाए, आपको शिफा भी दे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।